Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel, you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner, then you should surely watch these videos made by me for my dear students. Okay? सो बच्चों आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे द थर्ड लेवल जो कि क्लास 12th का चैप्टर है विस्तास बुक से राइट और इसके ऑथर हैं जैक फिनी। पहले मैं आपको ऑथर के बारे में एक बार इंग्लिश में बताऊंगी और एक बार हिंदी में। ओके सो जैक फिनी वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स आर द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन राइट। The narrator of the story, the third level, is Charlie, and he tries to make his point noticed that the Grand Central Station of New York has 3 levels, and folks working at the station say only 2. So बच्चों, जैक फिनी अमेरिकन नॉवलिस्ट थे और वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। उनकी सबसे पॉपुलर नॉवेल्स थी द बॉडी स्नैचर एंड टाइम एंड अगेन। द थर्ड लेवल स्टोरी के नरेटर चार्ली हैं जिनकी एज 31 ईयर्स है और वो सबको ये बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल्स हैं, पर जो लोग वहाँ काम करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल्स हैं राइट। अब मैं आपको पैराग्राफ 1 एक्सप्लेन करूँगी जो कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क से स्टार्ट है एंड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ख़त्म होता है। इस पैराग्राफ को एक बार मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी राइट। सो पैराग्राफ 1 स्टार्ट करते हैं। सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु वाज चार्ली, अ 31-year-old man, tries to convince the president of the New York Central Station and the New York, New Haven and the Hartford railroads that there were 3 levels of Grand Central Station. But they say that there were only 2 levels of Grand Central Station. Then Charlie told his psychiatrist friend about the third level of Grand Central Station, but he also didn't accept this and tried to explain him that the modern world is full of worry, fear and insecurities, and Charlie was trying to escape from his reality. And according to Charlie's psychiatrist friend, everybody wants to escape, but no one looks for third level of Grand Central Station. So बच्चों, इस स्टोरी के राइटर है चार्ली इस नरेटर है चार्ली जो 31 इयर्स ओल्ड है और वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोगों को जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में काम करते थे उन सबको कन्विंस करना चाहते थे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल्स थे, पर कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और सभी लोग यही कहते थे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तो बस 2 ही लेवल हैं राइट। कोई भी चार्ली की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को यह बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल्स हैं। तब चार्ली के फ्रेंड ने उनको कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग काफ़ी वरीड रहते हैं, उनको डर लगता है, इनसिक्योरिटीज़ भी काफ़ी होती हैं और यही प्रॉब्लम्स चार्ली को भी हैं। इसलिए इन सब टेंशन से बचने के लिए चार्ली ने छुपने की जगह ढूंढ ली है, मीन्स एस्केपिज्म का रास्ता अपनाया है। पर फिर ये बात चार्ली के साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली से कही, ठीक है, एंड चार्ली भी यही कर रहा है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को ढूंढ रहा है। पर लोग इस तरीके के एस्केपिज्म के रास्ते ढूंढते हैं पर कोई भी चार्ली की तरह काम नहीं करता कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को ढूंढने लग जाए, बल्कि सब लोग इसी बात पर यकीन करते थे, इसी बात पर फोकस रखते थे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल्स हैं राइट। अब हम पैरा 2 पे आएंगे जो बट दैट्स द रीजन से स्टार्ट है एंड स्टैम्प्स टू यू नो पे खत्म होता है। ओके एंड ये पेज नंबर 2 पे फिनिश होगा। ओके यहाँ टॉप पे फिनिश हो गए स्टैम्प्स टू यू नो पे। सो नाउ चार्लीज फ्रेंड ऑल्सो डिडंट So now Charlie's friends also didn't agree to his statement that 3rd level of Grand Central Station existed in reality also.
Charlie's friends also came to the conclusion that Charlie was finding ways to escape from the realities of the world. Charlie's friend also gave him an example that Charlie's interest of collecting stamps was one of his ways to escape from his fears, worries, and insecurities. But Charlie thought that during his grandfather's time, the life was quite peaceful, but still he started stamp collection and inculcated that interest in Charlie too for collecting stamps. So Charlie also added that President Roosevelt collected stamps too. So in this way, Charlie tried to give examples to his friends that not only him, but there were so many people who had the interest of stamp collection, and saying that this was the way of escapism was not something to be accepted by Charlie. सो बच्चों, अब चार्ली के फ्रेंड्स इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जो कि चार्ली कहना चाह रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल भी है, ठीक है, वहाँ पे थर्ड लेवल भी है। वो भी यही मानते थे सबकी तरह कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल्स हैं। चार्ली के फ्रेंड्स को भी यही लगता था कि चार्ली अपनी रियल जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। चार्ली के फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि चार्ली का स्टैम्प्स कलेक्ट करना भी एक तरीके से एस्केपिज्म ही है, और चार्ली अपने इन इनसिक्योरिटीज़ और टेंशन से दूर जाने के लिए ये सब तरीके ढूंढता रहता है। चार्ली अब ये बात भी कहता है कि ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी ये सब काम करना अच्छा लगता था, और उस टाइम की लाइफ में तो इतना स्ट्रेस भी नहीं हुआ करता था। तो चार्ली को ये लगता है कि यह बात में कोई भी ग्रेविटी नहीं है कि अपने डर और टेंशन से दूर जाने के लिए उसने स्टैम्प कलेक्शन करना स्टार्ट किया, और उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी मिल गया था। ओके, अब हम पैरा थर्ड पे आएंगे जो कि एनीवेयर हियर इज व्हाट हैपेंस से स्टार्ट है एंड टू लुइजा माय वाइफ पे फिनिश होता है, राइट? So now students, the narrator Charlie told about his experiences at Grand Central Station. One night he was coming late from his office, so he decided to take the subway of Grand Central Station to save his time rather than to travel by bus. Charlie then mentioned his appearance as he was a normal looking man like any other person who were dressed up just like him. And Charlie also told that he was also not trying to escape from anything but only wanted to meet his wife Louisa as soon as possible. So बच्चों, अब इस स्टोरी के नरेटर चार्ली अपने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हुए एक एक्सपीरियंस को बताने जा रहे हैं। एक रात चार्ली अपने ऑफिस लेट काम करके आ रहे थे, तभी उन्होंने सोचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का अंडरग्राउंड वाला रास्ता लेके घर चले जाएं बजाय कि बस से ट्रैवल करने के, क्योंकि इससे उनका टाइम सेव हो रहा था। अब चार्ली अपने अपीयरेंस यानी वो कैसे दिखते हैं इसके बारे में बताते हैं कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं और उनके भी ऑर्डिनरी लुक्स हैं। चार्ली ये भी बताते हैं कि उस दिन वह कोई भी एस्केप या छुपने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे थे, वह बस जल्द से जल्द अपनी वाइफ लुइसा से मिलना चाहते थे, राइट? अब हम पैरा 4 पे आएंगे जो कि आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल से स्टार्ट है एंड 3 ब्लॉक्स अवे पे खत्म होता है। नाउ चार्ली वेंट टू द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू फ्रॉम वेयर वन कैन टेक ट्रेन्स। Then Charlie went to the second level of Grand Central Station where people take trains which were slightly old-fashioned, and then he got lost there in the second level of Grand Central Station. Charlie also mentioned his weird experiences in Grand Central Station, right? So once he got into a tunnel which was 1 mile long and then came out in the lobby of Roosevelt Hotel. And another time he got into the tunnel and came out in an office building which was 3 blocks away from Grand Central Station. So students, this kind of experiences Charlie had encountered in Grand Central Station. So अब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल पर गए, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए जहाँ से लोग ट्रेन्स लेते हैं। फिर चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकेंड लेवल पर गया जहाँ के लोग ट्रेन्स लेते थे और वो ट्रेन्स दिखने में थोड़ी ओल्ड फैशन थी। और फिर चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकेंड लेवल पर खो जाता है, ठीक है?
अब चार्ली अपने कुछ अजीब तरीके के वियर एक्सपीरियंसेस बताता है। एक बार चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की सुरंग में गया और जब बाहर निकला तो उसने अपने आप को रूजवेल्ट होटल में पाया। और एक बार तो चार्ली जब सुरंग में गया तो वह बाहर बिल्डिंग में निकला, एक ओल्ड बिल्डिंग में निकला जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। इस तरीके के अजीब इंसिडेंट्स चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक्सपीरियंस किए थे। राइट बच्चों, अब हम पैरा 5 पढ़ेंगे जो कि समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल से स्टार्ट है एंड ये पेज नंबर 3 पे फिनिश होता है, ठीक है, फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया पे फिनिश होता है। So the narrator Charlie sometimes thought that Grand Central Station was growing like a tree, as every time he went there, he found new corridors and staircases. Charlie then concluded that there is a long tunnel that no one knows in Grand Central Station, which is getting elongated in the entire New York City and touching Times Square or Central Park, which were the two famous spots of New York City. Okay, they are the two famous spots of New York City. But narrator Charlie never told this secret to anyone, even his psychiatrist friend. So story के narrator Charlie कभी कभी ये सोचते थे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ट्री की तरह ग्रो कर रहा था, क्योंकि जब भी चार्ली वहाँ जाते थे उनको नए कॉरिडोर्स दिखते थे, स्टेयरकेसेस दिखते थे नए नए। चार्ली ने फिर कंक्लूड किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक लंबी सुरंग है जो पूरे न्यूयॉर्क सिटी को टच करती है, स्पेशली टाइम्स स्क्वायर को और सेंट्रल पार्क को, जो न्यूयॉर्क सिटी के 2 फेमस स्पॉट्स हैं। कौन से 2 फेमस स्पॉट्स हैं? टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, राइट। पर नरेटर चार्ली ने ये जो सीक्रेट था किसी को भी नहीं बताया था और उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया था। ओके, सो अब हम पैरा 6 पढ़ेंगे जो कि द कॉरिडोर आई वाज से स्टार्ट है और ओपन फ्लेम गैसलाइट्स यानी लास्ट में इस पैरा के एंड में फिनिश होता है। So now in this paragraph, narrator Charlie explained that how he had entered the 3rd level of Grand Central Station. So let me tell you in brief about it. When Charlie was walking in the corridor, there was an open space and he found people talking. Then the tunnel turned left and took few stairs downwards, and Charlie came out on the 3rd level of Grand Central Station. For a moment, Charlie thought that he had reached the 2nd level of Grand Central Station, but then he observed that the entire ambience was old looking, as the information booth in the center was made of wood. Instead of proper bulbs or lights, there were open flame gas lights, and the person at the ticket counter wore green eye shade to prevent his or her eyes because of the regular flickering of the गैस लाइट्स। सो बच्चों, इस पैराग्राफ में चार्ली ये एक्सप्लेन करता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल में एंटर कर गया है। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक पहुंचा, ठीक है, वो प्रोसेस बताऊंगी। जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की खाली जगह में चल रहा था तो उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए देखा। तब जिस सुरंग में चार्ली चल रहा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी, ओके, वाली सुरंग। चार्ली कुछ स्टेयर्स नीचे उतरा और तब उसको फील हुआ कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे पहुंच गया है। एक बार तो चार्ली को लगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2nd लेवल पर वो पहुंच गया है, लेकिन फिर उसने उस जगह को ध्यान से देखा। जगह की जो बनावट थी, एम्बियंस था, वो बहुत पुरानी टाइप की जगह लग रही थी, बहुत ओल्ड लुकिंग जगह लग रही थी। और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, मीन्स जहाँ पर लोग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेने जाते थे, वे लकड़ी की बनी हुई थी। बल्ब की जगह गैस लाइट्स वहाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से टिकट काउंटर पर जो पर्सन बैठते थे वो अपनी आंखों को बचाने के लिए ग्रीन आई शेड पहनते थे। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर कैसे पहुंचा था। अब ये उसकी इमेजिनेशन थी, इल्यूजन था, या फिर ये रियलिटी थी, या आप जब चैप्टर को आगे पढ़ेंगे ये तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 4 पे आएंगे, राइट। अब मैं आपको पैरा 7 एक्सप्लेन करूंगी जो देयर वर ब्रास स्पिटून से स्टार्ट है एंड देन आई न्यू पे फिनिश होता है। So students, now Charlie observed certain other things at the Grand Central Station.
He saw a container made of brass on the floor for spitting, and he saw a man who wore a long shaped hat, black, black four button suit, and had big mustache. This appearance of the man seemed to be very old fashioned, and everyone in the station gave the look of 1890s time. Then Charlie saw a woman wearing a top and high waisted long skirt which covered her long shoes. And then he saw a train which was running through coal. And then Charlie came to the conclusion that he had traveled time and actually came to the third level of Grand Central Station, which gave the look of 1890s, right? सो बच्चों, अब चार्ली और भी चीज़ें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ऑब्जर्व करता है. चार्ली ने तांबे का ब्रास का एक कंटेनर फ्लोर पर रखा हुआ देखा और फिर एक आदमी को देखा जिसने लंबी सी हैट यानी टोपी पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का बटन वाला सूट डाला हुआ था. उस आदमी की अपीयरेंस बहुत ही ओल्ड फैशन थी और स्टेशन में सब लोगों की ड्रेसिंग सेंस को देखकर चार्ली को लगा कि वो 1890s के टाइम में आ गया है. फिर चार्ली ने एक लेडी को देखा जिसने टॉप और हाई वेस्ट वाली लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके लॉन्ग शूज को कवर कर रही थी. फिर चार्ली ने एक ट्रेन देखी जो कि कोयले से चल रही थी. फिर चार्ली इस कंक्लूजन पर आया कि वो बहुत पुराने टाइम में आ गया है और उसको ये भी लगने लगा कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ गया है, राइट. सो अब हम पैरा 8 पढ़ेंगे जो कि टू मेक श्योर से स्टार्ट है एंड जून 11, 1894 पे फिनिश होता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ चार्ली अप्रोच्ड अ न्यूज़ बॉय एंड टुक अ लुक ऑफ द न्यूज़पेपर्स lying there on the floor. So the name of the newspaper was The World, and The World wasn't published for years. And the newspaper's lead story means main story, was something about President Cleveland, and it was printed on June 11, 1894. सो बच्चों, अब चार्ली एक न्यूज़पेपर सेल करने वाले बच्चे के पास गया और वहाँ फ्लोर पर पड़े कुछ न्यूज़पेपर्स में से एक को उठाकर पढ़ने लगा. उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर काफ़ी सालों से बिकना बंद हो गया था. उस न्यूज़पेपर की मेन स्टोरी कुछ प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड के ऊपर थी एंड इस न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग डेट 11 जून 1894 की थी, यानी 1890s के टाइम का न्यूज़पेपर था, राइट. अब हम पैरा 9 पढ़ेंगे जो कि आई टर्न टूवर्ड्स से स्टार्ट है एंड आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट पे फिनिश होता है. So students, then Charlie went to the ticket window of the third level of Grand Central Station to buy 2 tickets, one for him and other for Louisa, his wife, so that they both could travel anywhere in the United States. Charlie wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Charlie explained Galesburg, which was a wonderful town with big houses and lawns and trees whose branches meet overhead and roof of the streets and gave the shade to the streets. So Charlie mentioned that in 1894, summer evenings were quite long and men and women were involved in their own works and the environment was very peaceful. Charlie was excited to be in the time of 1890s where both World War I and World War II had immense time to occur in 1894. So Charlie wanted 2 tickets for Galesburg, Illinois. So बच्चों, अब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल की विंडो पर जाता है क्योंकि उसको 2 टिकट्स खरीदने होते हैं, एक अपने लिए और दूसरा अपनी वाइफ लुइसा के लिए, जिससे कि दोनों यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी घूमकर आ सकें. चार्ली ने बेसिकली गेल्सबर्ग में, जो कि इलिनॉइस में है, वहाँ की 2 टिकट्स खरीदी थी. अब चार्ली गेल्सबर्ग के बारे में बताता है कि गेल्सबर्ग एक बहुत ही सुंदर टाउन था जहाँ बड़े बड़े घर थे, लॉन्स थे, ट्रीज थे, मतलब एक दोनों, जैसे एक सड़क जा रही है, एक रोड जा रही है, उसके दोनों साइड बड़े ट्रीज थे और उन ट्रीज की ब्रांचेस एक दूसरे से ऊपर से मिल रही थी, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर शेड पड़ रही थी. ठीक है, इस तरीके का वहाँ पे इस तरीके का सीन था. सो चार्ली बताता है कि 1894 में गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े हुआ करते थे और सभी लोग, जो आदमी औरतें होती थी, मेन और वुमेन होते थे, वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे. बहुत शांति का माहौल हुआ करता था वहाँ.
चार्ली बहुत ही एक्साइटेड था ऐसे टाइम में जाकर, यानी 1890s के टाइम में जाकर, जहां वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के होने में काफ़ी टाइम था। इसलिए चार्ली को 2 टिकट्स गेल्सबर्ग जाने के लिए चाहिए थी। ठीक है बच्चों, अब हम पैरा 10 पे आएंगे और हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 5 पे आएंगे, राइट। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर से स्टार्ट है एंड इवन इन 1894 से पे फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स नाउ टिकट काउंटर क्लर्क लुक द मनी गिवन बाय चार्ली एंड ही डिडंट एक्सेप्ट दैट मनी and warned Charlie to not dare to fool him. Then Charlie had a look of that money in the drawers of the counter and he found that those money notes were half as big as the money which Charlie used in his present time. Charlie just ran away from that ticket counter as he didn't want to experience the jail. Even it is of 1894. A jail is a jail which can threaten anyone. एंड सेम हैपन विद चार्ली ऑल्सो। सो बच्चों, अब क्या होता है कि टिकट काउंटर का जो क्लर्क होता है वो चार्ली के दिए हुए पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता और चार्ली को बोलता है कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश ना करे। ठीक है, फिर चार्ली की नज़र टिकट काउंटर के ड्रॉर पर जाती है जहां मनी रखा होता है और वो मनी नोट्स चार्ली के मनी नोट से काफ़ी बड़े होते हैं साइज में। तो चार्ली तो वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पास 1894 के टाइम के हिसाब के पैसे नहीं होते और वहाँ टिकट काउंटर में जो पर्सन बैठा था उसकी दी हुई धमकी से चार्ली डर जाता है क्योंकि चार्ली को किसी भी हालत में जेल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। जेल तो जेल ही होती है, चाहे वो 1894 की हो या फिर वो चार्ली के करंट टाइम जो कि 1950s का है चार्ली, तो वहाँ की हो, उसके प्रेजेंट टाइम की हो, जेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब हम पैराग्राफ 11 पढ़ेंगे जो कि एंड दैट वाज दैट से स्टार्ट है एंड सेंड्स अ डजन इन 1894 पे फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ चार्ली लेफ्ट दैट थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड केम टू हिज प्रेजेंट प्लेस एंड द अदर डे ही ड्रू $300 out of the bank and to buy old style currency as he wanted to visit Galesburg with Louisa. Charlie's psychiatrist friend was worried for this act of him. He told Charlie that he had to pay cost for changing the currency, that is $300 of Charlie could give him only $200 in old style currency. But Charlie knew that the time in which he wanted to travel, that is 1894, things were not that costly and he was sure that he could manage easily with Louisa in $200. सो बच्चों, अब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को छोड़कर अपने घर आ जाता है और अगले दिन वो बैंक से $300 निकाल कर आता है क्योंकि उसको $300 को ओल्ड करेंसी में चेंज करवाना था जिससे कि वो अपनी वाइफ लूसा के साथ गेल्सबर्ग घूम सके। चार्ली को का जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हो थोड़ा वरिड था चार्ली की ऐसी एक्ट को देख के कि चार्ली ये थर्ड लेवल की कैसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसे ओल्ड करेंसीज में अपने नॉर्मल पैसे जो हैं डॉलर्स हैं वो चेंज करा रहा है। तो वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थोड़ा सा वरिड था चार्ली की ऐसी एक्ट्स को देखकर। उसने चार्ली को ये भी बताया कि अगर चार्ली $300 को ओल्ड करेंसी में चेंज करवाएगा तो उसको बदले में $200 ही मिलेंगे। पर चार्ली ये बात सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि 1894 के टाइम में चीज़ें बहुत कॉस्टली नहीं होती थी और वे आराम से $200 में अपनी वाइफ लुइसा के साथ गेल्सबर्ग घूम सकेगा। चार्ली बहुत श्योर था, वो कहता था कि नहीं, $200 में उसका काम आसानी से बन जाएगा और वो आराम से थर्ड लेवल में जाएगा और वो टाइम के पीछे ट्रैवल करेगा, बहुत पास्ट में जाएगा और 1894 के टाइम में गेल्सबर्ग में घूमेगा अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, सो ऐसा चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है। अब हम पैरा 12 में आएंगे। अब ये चार्ली की रियलिटी है या चार्ली का इल्यूजन है, ये आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगा। क्लियर होगा नहीं होगा ये सब आपको बाद में पता चलेगा, राइट। सो पैरा 12 पढ़ेंगे, बट आई हैव नेवर अगेन से स्टार्ट है एंड ही इज ऑल राइट इन 1894 पे फिनिश होता है। सो नाउ चार्ली सेड दैट ही हैड नेवर फाउंड द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, okay, though he tried that many times. Charlie's wife Louisa was quite worried and she didn't want Charlie to look for the third level because nobody believed that Grand Central Station had third level also. It was only 2 levels for everyone. So Charlie then started giving his free time in the collection of stamps. Okay, he changed his hobby thing. So now Charlie mentioned about his friend Sam
with whom every weekend Charlie had gone to the Grand Central Station, and they even found the proof that the third level of Grand Central Station actually existed in reality. Now, one day, Sam suddenly disappeared. Nobody knew where he went, but Charlie tried to find him. Charlie told a lot of stories about Galesburg to Sam, as Charlie had completed his education from there. Sam was a city boy, and once he told Charlie that he liked all the stories of Galesburg. So Charlie came to the conclusion that Sam had gone in 1894, that is to the third level of Grand Central Station. So this is what Charlie concluded. He just got his answers that Sam had gone in 1894, that is to the third level of Grand Central Station. सो बच्चों चार्ली बताता है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी बाद में, पर फिर बाद में उसको नहीं मिला. चार्ली ने जब ये बात अपनी वाइफ लुइसा को बताई थी तो लुइसा थर्ड लेवल की बातें सुनकर बहुत वरिड हो गई थी, क्योंकि वो भी यही सोचती थी कि सिर्फ 2 लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, 3 लेवल्स नहीं हैं. और उसने चार्ली से प्रॉमिस ले लिया लुइसा ने कि वह कभी भी थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा. फिर चार्ली ने अपने खाली टाइम में स्टैम्प्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया. चार्ली ये बताता है कि उसका एक फ्रेंड था सैम, जो उसके साथ हर वीकेंड थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता था. एक दिन सैम अचानक गायब हो गया. सब लोग परेशान हो गए कि सैम कहाँ चला गया है. फिर चार्ली को याद आया कि सैम तो गेल्सबर्ग की बातें सुनना सैम को बहुत अच्छा लगता था जब चार्ली उसको सुनाता था. फिर चार्ली को यह अंदाज़ा हो गया पूरी तरीके से कि सैम कहीं और नहीं गया है, वो 1894 में चला गया है, यानी सैम को थर्ड लेवल मिल गया है. चार्ली ऐसा कंक्लूड करने लग गया कि सैम तो चला गया 1894 में और वो आराम से गेल्सबर्ग में होगा शायद, या फिर थर्ड लेवल उसको मिल गया है. राइट. सो अब हम पैरा 13 पढ़ेंगे जो कि बिकॉज वन नाइट से स्टार्ट है एंड ये नेक्स्ट पेज पे फिनिश होता है, दैट इज पेज नंबर 6. So now in this paragraph, Charlie told about the passion of stamp collectors. Like when a new stamp is issued by the government, the passionate stamp collectors buy the stamp on the same date when it is issued and use them to mail envelopes to themselves. They wanted to keep the proof that they had bought the stamp on the same date when it was issued, which was in the records of the post office also. This kind of passion those stamp collectors had for the stamps. सो बच्चों अब इस पैराग्राफ में चार्ली बताता है कि जो लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता था वो किस हद तक उस शौक के लिए एक्साइटेड रहते थे. जैसे जब भी गवर्नमेंट नया स्टैम्प इशू करती थी, नए स्टैम्प्स निकालती थी, तो जो स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक रखते थे वे उसी दिन वो स्टैम्प खरीद लेते थे और एक एनवेलप के ऊपर वो स्टैम्प लगा के खुद को मेल करवा देते थे, जिससे कि पोस्ट ऑफिस में उनका रिकॉर्ड दर्ज हो जाए कि उन्होंने उसी दिन स्टैम्प खरीदा था जिस दिन वो स्टैम्प इशू हुआ था. इस तरीके का पैशन स्टैम्प्स कलेक्टर्स रखा करते थे. राइट. अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे, दैट इज पैरा नंबर 14 जो कि दैट नाइट से स्टार्ट है एंड ओपनड इट पे फिनिश होता है. राइट. सो वन नाइट चार्ली फाउंड एन एनवेलप विच वाज मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर at his home in Galesburg, as that address was written on the envelope, and date was July 18, 1894. The postmark showed that the stamp which was on the envelope was of 6 cent, dull brown in color, with a picture of President Garfield. Now Charlie was ready to open the envelope to read the content. So बच्चों एक रात चार्ली बहुत सारे पुराने एनवेलप्स देख रहा था. उनमें से उसे एक एनवेलप दिखा जो कि किसी ने चार्ली के दादाजी को मेल किया था. उस एनवेलप पर गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा था और डेट थी जुलाई 18, 1894. जो स्टैम्प एनवेलप पर लगा था वो 6 सेंट का था और उसका कलर डल ब्राउन था और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी. अब चार्ली बहुत एक्साइटेड था एनवेलप को खोलने के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कंटेंट पढ़ना चाहता था कि उसमें मैटर क्या लिखा है. ठीक है. चार्ली बहुत एक्साइटेड हो गया था. अब ये जो मैटर है उस एनवेलप में लिखा था वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. ये पूरा एनवेलप वाला मैटर. सो जो कि एनवेलप से स्टार्ट, ये पूरा एनवेलप वाला और ये लास्ट पैरा तक मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरा. ठीक है. ये बॉक्स वाला मैटर भी एंड ये लास्ट पैराग्राफ भी. सो द लेटर वॉज रिटन फॉर चार्ली बाय सैम and Sam wrote to Charlie that Charlie was right. As you know, who wrote that letter? That Sam wrote that letter to Charlie. That Charlie was right as he found the third level of Grand Central Station and he was in Galesburg.
Sam was enjoying his time in Galesburg and asked Charlie to come there with Louisa and keep looking for the third level. So now students, I would like to clear that Sam was Charlie's psychiatrist friend. Somehow he found third level of Grand Central Station, and Sam wrote that mail and mentioned the address of Charlie's grandfather's house, who used to stay in Galesburg, and the date was July 18, 1894. So Sam traveled the time from his present time, that is from 1950s he went to 1894 and asked Charlie and Louisa, Charlie's wife, to keep finding the third level. Charlie then went to the stamp and coin stores. Now, what Charlie did, he went to the stamp and coin stores and he found that Sam had bought $800 worth of old style currency. Charlie was sure that Sam was able to do his grain business there. Where? In Galesburg, which he always wanted to do. But now Sam couldn't go back to his old business in Galesburg, Illinois in 1894. Why? Because Sam was a psychiatrist and in 1894 there was no scope of this profession. So now students, let me clear you all that whatever Charlie told about third level of Grand Central Station or how Sam reached the third level, okay, how he reached Galesburg, all this stuff can be a reality or an illusion of Charlie, okay, which is not clearly mentioned in the story. So बच्चों, ये जो लेटर है, अब मैं आपको इसको पूरा ये जो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. सो ये लेटर चार्ली के लिए लिखा था सैम ने, और आपको याद होगा कि सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था. सैम ने चार्ली को लिखा था लेटर में कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया है और वो गेल्सबर्ग में है और काफ़ी इंजॉय कर रहा है. सैम चार्ली और लुइसा को लिखता है कि वो भी थर्ड लेवल को ढूंढते रहें और वहाँ आ जाएं. अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसको थर्ड लेवल मिल गया था. सैम ने वो मेल चार्ली के ग्रैंडफादर के घर के एड्रेस पर भेजा था जो कि गेल्सबर्ग में था और डेट थी जुलाई 1894. सो आपको पता लग गया होगा कि सैम टाइम के बहुत पीछे चला गया था. वो 1950 से 1894 के टाइम में गेल्सबर्ग चला गया था और उसने चार्ली और लुइसा को लिखा था कि वो दोनों थर्ड लेवल को ढूंढना बंद ना करें, कभी ना कभी वो ज़रूर उनको थर्ड लेवल मिल पाएगा. चार्ली फिर क्या करता है, वो स्टैम्प और कॉइन स्टोर में गया और उसको वहाँ पता चला कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी ली थी. चार्ली को लगा कि सैम गेल्सबर्ग में अपना कुछ काम या बिजनेस आराम से कर पा रहा होगा, ओके, इतने पैसे ले गया है वो. पर 1950s में जो बिजनेस सैम का था, मीन्स सैम साइकेट्रिस्ट था 1950s में, उसके प्रेजेंट टाइम में, वो साइकेट्रिस्ट वाला काम वो किसी भी हालत में 1894 में तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक 1894 तक इस प्रोफेशन का गेल्सबर्ग में कोई भी स्कोप नहीं था. सो बच्चों, चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में या फिर सैम के बारे में जो भी बताया कि सैम गेल्सबर्ग पहुंच गया, सैम ने टाइम ट्रैवल किया, वो टाइम के पीछे पहुंच गया, 1950 से 1894 में पहुंच गया, ये रियलिटी भी हो सकती है, ये चार्ली का इल्यूजन भी हो सकता है, उसका भ्रम भी हो सकता है. ये चैप्टर में क्लियरली नहीं दिया गया है. आंसर येस भी हो सकता है कि ये रियलिटी भी है और नो भी हो सकता है कि ये रियलिटी नहीं है. सो स्टोरी में ये बात क्लियर तरीके से लास्ट में नहीं बताई है. ओके, सो बच्चों, I hope this video has given you absolute clarity, as you all can find that I have given every paragraph's explanation to make this chapter clear and interesting. आपने देखा होगा मैंने सारे पैराग्राफ्स को एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में अच्छे से समझाया है. आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है आप उसमें फोकस कर सकते हैं उस लैंग्वेज पर, राइट? सो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग grade 12 students and don't forget to subscribe my channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.